नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूरशिक्षण केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर। आज हम भाग 3 पेशल हिंदी के साहित्य शास्त्र में से साहित्य के तत्व इस पर चर्चा कर रहे पिछले दो वीडियो से। पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि साहित्य के तत्वों में से भाव तत्व और कल्पना तत्व पर चर्चा हमने की है। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि तत्व पर चर्चा करेंगे। बुद्धि तत्व में विचार की प्रधानता होती है, यानी कि साहित्य का जो तत्व है बुद्धि तत्व, उसमें विचार की प्रधानता होती है। कलाकार की रचना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। कलाकार जो रचना करता है उसके पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। वह उसके द्वारा अपने पाठकों को एक विशिष्ट संदेश देना चाहता है। जो उसके जो साहित्य, कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी जो पढ़ते हैं वो पाठक है, उसको एक विशिष्ट संदेश देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। इस विशिष्ट संदेश तथा उद्देश्य के प्रतिपादन के हेतु वो काव्य के माध्यम से अपने विशिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति करता है। विशिष्ट संदेश देने के लिए, कुछ कहने के लिए वो अपने काव्य माध्यम, साहित्य, कहानी, उपन्यास माध्यम का उपयोग करता है। उसका मूल उद्देश्य है, जो हेतु होता है वो है कि वो विशिष्ट विचार जो है उसके पीछे वो उसकी अभिव्यक्ति करना। वो विचार ही साहित्य में बुद्धि तत्व कहलाता है। जिस विचार से प्रेरित होकर कवि, रचनाकार साहित्य की निर्मित करता है, वो विचार उस साहित्य में, काव्य में व्यक्त हो जाता है। वो विचार ही बुद्धि तत्व कहलाता है। बुद्धि तत्व काव्य के भाव का मूल है। बुद्धि तत्व काव्य के भाव का मूल है। जिस प्रकार मूल के निर्बल होने पर वृक्ष की उन्नति संभव नहीं है, यानी कि वृक्ष जब खड़ा होता है वो मूल के आधार पर, जमीन में जितने गहरे मूल होंगे उतना वृक्ष खड़ा होगा। उसी तरह जो भाव होते हैं उसके मूल में कुछ न कुछ विचार होते हैं, वे विचार ही मूल का काम करते हैं। उस प्रकार बुद्धि तत्व के निर्बल या तुच्छ होने पर काव्य महत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। यानी कि उसके पीछे जो काव्य रचना करता है उसमें जो भाव होता है उसके पीछे जो विचार तुच्छ, निर्बल नहीं हो गया, वो काव्य आदर्श और महत्वपूर्ण नहीं बनेगा, ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। साहित्य में बुद्धि अपने शुद्ध रूप में नहीं रहती, वो सदा ही भावना की अनुगामी बनकर उपस्थित रहती है। साहित्य में सिर्फ बुद्धि नहीं रहती, वो भावना के अनुगामी बनकर, यानी भावना के माध्यम से व्यक्त होती है। इसमें भाव साहित्य में रहता है, उसके पीछे उसके अनुगामी बुद्धि रहती है। इसी बात को मेरी नामक पाश्चात्य विद्वान ने इस प्रकार समझाया है। ये जो है उसके क्या है, काव्य के क्षेत्र में बुद्धि तत्व अपना कार्य इस प्रकार करते हैं। एक, कल्पना के प्रभाव को रोक देने का कार्य बुद्धि करती है। कल्पना के प्रभाव को रोकने का कार्य बुद्धि करती है। काव्य में, साहित्य में जो बुद्धि तत्व है वो कार्य कैसे करते, देखिए, कल्पना, सिर्फ कल्पना नहीं, उसे रोकने का कार्य बुद्धि करती है। यानी कि कोरी कल्पना न रह जाए, उसमें कुछ न कुछ बुद्धि विचार हो, ये देखने का कार्य बुद्धि तत्व करता है। साहित्य में उचित अनुचित का विवेक बुद्धि ही रखती है। साहित्य में क्या उचित है, अनुचित है, समाज के लिए क्या आवश्यक है, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए क्या विचार योग्य है, नहीं है, ये देखने का कार्य जो लेखक, कवि कह रहा है वो समाज के लिए कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये देखने का कार्य बुद्धि ही करती है। साहित्य में उचित अनुचित का विवेक बुद्धि ही रखती है। औचित्य विवेक के रूप में कवि की सामग्री का चयन बुद्धि तत्व ही करता है। औचित्य विवेक के रूप में कवि की सामग्री का चयन बुद्धि तत्व ही करता है। यानी कि जिस विषय पर कवि लिख रहा है, बोल रहा है, आज के समय में वो कितना उचित है, ये देखने का कार्य बुद्धि तत्व ही करती है। बुद्धि तत्व में भावनाओं के आवेग को संयत कर देता है, जिससे साहित्य में क्रमबद्धता आ जाती है। देखो, साहित्य की निर्मित भावना के आधार पर कोई घटना या दृश्य लेखक के मन को छूता है, उसे भाव विभोर कर देता है, तो उस भावना के प्रभाव में लेखक या कवि वो साहित्य का निर्माण करता है, लिखता है।
परंतु ये कोरी भावना के प्रभाव में वो उन्हें बह न जाए, इस तरह से उसे रोकने का कार्य, उसे क्रमबद्धता लाने का कार्य साहित्य में बुद्धि तत्व करता है। यानी कि सिर्फ भावना के प्रभाव में न बहता जाए, ये देखने का कार्य, उसमें क्रमबद्ध आ जाए, कुछ विचार आ जाए, उसमें कोई क्रम, एक रचना में एक दिशा मिल जाए, इसका जो कार्य है वो बुद्धि तत्व करता है। काव्य में प्रभावशाली सुसंगति विश्वसनीयता बुद्धि तत्व की ही देन है। काव्य में प्रभावशाली सुसंगत, यानी कि इधर उधर की बातें इधर उधर भटका के नहीं, सुसंगति क्रमबद्धता आती है। और उसके साथ साथ विश्वसनीयता, यानी कि जो बात कह रहा है कवि लेखक, उसमें विश्वास उत्पन्न होता है बुद्धि तत्व के सहारे ही। यानी बुद्धि तत्व कितना महत्वपूर्ण है देखिए। 6 नंबर का भाव कल्पना का संगठन और औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग बुद्धि तत्व के आधार पर ही होता है। यानी भाव कल्पना का संगठन किया जाता है, औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग, यानी कौन से शब्द कौन सी शैली अपनाने है उसका प्रयोग जो है बुद्धि तत्व के आधार पर ही होता है। बुद्धि तत्व का संबंध साहित्य समीक्षा से भी है। वही समीक्षा सेट माना जाता है जो बुद्धि तत्व को अपनी समीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान देता है। बुद्धि तत्व संबंध साहित्य समीक्षा से भी संबंधित है। वह समीक्षा ही श्रेष्ठ माना जाता है जो आप समीक्षा जो करते हुए बुद्धि तत्व की सारे साहित्य की समीक्षा करते हैं। यानी भाव तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व के आगे ही भाव, जिसमें बुद्धि तत्व का इस्तेमाल करके जो समीक्षा करता है उसकी समीक्षा ही स्वीकार्य है, आदर्श है और उच्च कोटि की है। बुद्धि तत्व एक ऐसी बागडोर है जो असंतुलित दौड़ को रोक देती है, साथ ही काव्य को गंभीरता प्रदान कर भावों में स्थैर्य लाती है। बुद्धि तत्व ये ऐसा जो असंतुलित दौड़ को रोक देती है, यानी कि इधर उधर की बातें, भावनाओं के प्रभाव में बहने की बातें, ये दौड़ जो असंतुलित दौड़ है उसे रोकती है। साथ ही काव्य को गंभीरता प्रदान करती है और भावों को स्थिर लाती है। यानी कि कुछ विचार, गंभीर विचार कुछ सोचने के लिए पाठक को, पढ़ने वाले को बाध्य करती है और विवश करती है, भाव में स्थैर्य लाती है। जो भावनाएं है उसमें स्थिरता लाती है, वो भाव का इतना ही प्रभाव न रहे जो बह जाए, उसमें स्थिरता ला जाते हैं। इस प्रकार 8 जो हमने पॉइंट मुद्दे बताए उसके आधार पर बुद्धि तत्व अपना कार्य करता है साहित्य में। यानी कि और एक बार बताते हैं कि कौन कौन से। पहला एक इन रूपों में कार्य करता है। पहला है कल्पना के प्रवाह को रोकने का कार्य बुद्धि तत्व करती है। दूसरा है साहित्य में उचित अनुचित का विवेक बुद्धि ही रखती है। तीसरा मुद्दा है औचित्य के विवेक के रूप में कवि के सामने का चयन बुद्धि तत्व करता है। चौथा है बुद्धि तत्व भावनाओं को, आवेग को संयत कर देता है, जिससे साहित्य में क्रमबद्धता आ जाती है। पांचवा है काव्य में प्रभावशाली सुसंगति और विश्वसनीयता बुद्धि तत्व की देन है। 6 नंबर का है भाव कल्पना का संगठन और औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग बुद्धि तत्व के आधार पर ही होता जाता है। 7 नंबर का है बुद्धि तत्व का संबंध साहित्य की समीक्षा से भी है। वही समीक्षक सेट माना जाता है जो बुद्धि तत्व को अपनी समीक्षा में महत्व देता है। और 8 नंबर का है बुद्धि तत्व एक ऐसी बागडोर है जो असंतुलित दौड़ को रोक देती है, साथ ही काव्य को गंभीरता प्रदान कर भाव में स्थैर्य लाती है। इस प्रकार बुद्धि तत्व साहित्य में कार्य करता है। बुद्धि तत्व का साहित्य में ठीक वैसे ही महत्व है जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का। हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है इसके लिए शरीर हमारा खड़ा हो सकता है, उसी तरह साहित्य भी खड़ा करने का, उसे दिशा देने का कार्य बुद्धि तत्व ही करता है। जिस साहित्य में बुद्धि तत्व नहीं होता वह साहित्य अमर साहित्य के संज्ञा में के काबिल नहीं होता। जिस साहित्य में बुद्धि तत्व है वह अमर साहित्य के या उच्च कोटि के साहित्य तक नहीं पहुंच सकता। बुद्धि तत्व के अभाव में साहित्य उथल, कमजोर और सस्ता बन जाएगा। इसमें अगर बुद्धि तत्व न हो, विचार न हो, तो साहित्य सस्ता और भद्दा बन जाएगा। शेक्सपियर ने साहित्य की प्रचुरता से अमर नहीं बने, बल्कि उनके जीवन दर्शन से, उनके अमर विचारों से शेक्सपियर जो है साहित्य अमर बने, उनके साहित्य की प्रचुरता से अमर नहीं बने। यानी जितना साहित्य निर्माण किया है इससे नहीं, उस साहित्य में उसके जीवन दर्शन जो है, उनके अमर विचारों से वो अमर बने। जो विचार है उनके साहित्य में, इसी कारण वो अमर बने थे। रामायण और महाभारत ग्रंथ केवल भारतीयों के ही नहीं, विश्व के कंठमाला बने हुए। इसका कारण भी बुद्धि तत्व और जीवन दर्शन है। यानी कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ आज पूरे विश्व में पढ़ते हैं, ये उसके
ग्रंथ के बुद्धि तत्व होने के कारण उसमें कुछ विचार है, जीवन दर्शन है, इसलिए बने। यानी कि बुद्धि तत्व साहित्य में कितना महत्वपूर्ण है ये हम देख रहे हैं। साहित्य के जो तत्व है, भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, आज के इस वीडियो में हमने बुद्धि तत्व पर चर्चा की। आगे के जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें हम जो साहित्य का अंतिम तत्व है, शैली तत्व, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।